अगर बात की जाए और पूछा जाए किसी से भी कि भारत में सबसे नमूना राजनेता या सबसे नमूना मुख्यमंत्री कौन है, तो नाम सिर्फ एक ही व्यक्ति का आएगा और वो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। ये नेता भारत के इतने ज्यादा शातिर हैं कि जो गिरगिट से भी तेजी से रंग बदलते हैं और उतनी ही तेजी से अपने बयान को बदलते रहते हैं। लेकिन हमारा मुद्दा ये नहीं है। हमारा आज का मुद्दा ये है कि आखिर केजरीवाल की सरकार में उनके उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के ऊपर सीबीआई की जांच क्यों चल रही है। और दूसरी बात यह है कि जब मनीष सिसोदिया दिल्ली में शिक्षा मंत्री हैं तो फिर दिल्ली सरकार की नई शराब नीति या कह लें आबकारी नीति या ये कह लें न्यू लिकर पॉलिसी के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर सीबीआई की जांच क्यों चल रही है। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाएंगे और इस गुत्थी को भी सुलझाएंगे कि आखिर दिल्ली सरकार शराब नीति को लागू करने और शराब नीति के नियमों को इतनी ढिलाई से लागू करने के लिए क्यों व्याकुल उठी है। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं धनजीव तिवारी। आप देख रहे हैं हाइलाइट्स न्यूज मीडिया। तो बात यह है कि दिल्ली सरकार की जो नई शराब नीति आई है उसमें बहुत ही ज्यादा ढिलाई किया गया या कह लें कि शराब माफियाओं को बहुत ज्यादा छूट दिया गया है। अब मामला यह है कि जैसे कि दिल्ली की सरकार यानी कि अरविंद केजरीवाल ही बताते हैं कि पहले ये पॉलिसी आने से पहले दिल्ली में कुछ 550 दुकानें थीं और उसके बाद अरविंद केजरीवाल बार बार कहते रहे कि कभी 550 से 548 हो गया, कभी कहते हैं कि 450 हो गया, कभी कहते हैं 448 हो गया। लेकिन वास्तविकता यह है कि पूरी दिल्ली में लगभग 850 शराब की दुकानें हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर दिल्ली सरकार जो है यानी कि अरविंद केजरीवाल की सरकार जो है शराब को लेकर या कह लें कि शराब बेचने को लेकर इतनी व्याकुल क्यों है, इतनी ज्यादा दिलचस्पी क्यों दिखा रही है। तो चलिए आज इसी गुत्थी को हम सुलझाते हैं और बात कर लेते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने किस तरीके से मुफ्त की राजनीति को चरम पे लेके गए हैं। नहीं, मैं वहां पे विरोध या किसी दूसरे पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ आपको एक आंकड़ा दे रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि शराब नीति को लागू करने और शराब नीति से पैसे कमाना अरविंद केजरीवाल की मजबूरी हो गई है। देखिए, कोई भी राज्य सरकार है उसके पास आमदनी के बहुत सारे स्रोत होते हैं और इसी स्रोत में एक होता है जो बिजली से जो लोग बिजली बिल भरते हैं उससे इनकम होता है। दूसरा चीज कि वहां की पानी यानी कि जो वहां की जनता को पानी मुहैया कराता है वहां से भी इनकम होता है। और दिल्ली सरकार में केजरीवाल ने इन दोनों ही विकल्पों को बंद कर रखा है क्योंकि अपनी मुफ्त की राजनीति चलाने के लिए। अब सवाल यह है कि जब अरविंद केजरीवाल के पास दिल्ली में इनकम का एक बड़ा सोर्स बंद पड़ा है तो फिर उसको रिकवर करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब यहां पे बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि राज्य सरकार को फंड तो केंद्र सरकार भी देती है। हां, केंद्र सरकार फंड जरूर देती है, लेकिन यदि कोई भी राज्य सरकार अपने पास अगर आमदनी नहीं जुटा पा रही है तो सिर्फ केंद्र सरकार के पैसों पे आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। अब जहां पे बिजली और पानी को लेकर सरकार के पास कोई भी आमदनी नहीं है तो सरकार चाहती है कि शराब नीति के तहत पैसों की उगाही अधिक की जाए। अब बात यह है कि आप कहेंगे कि इसमें फिर बुराई क्या है, तो इसमें बुराइयां दो हैं। पहली बुराई यह है कि दिल्ली सरकार की जो भी शराब नीति आई है उसमें शराब माफियाओं की बल्ले बल्ले हो गई है, यानी कि इसमें शराब माफिया बड़े स्तर पे पैसा कमा रहे हैं। दूसरी बुराई यह है कि यहां पे नई शराब नीति में काफी ढिलाई की गई है और शराब पीने के लिए कानूनी उम्र भी घटा दिया गया है, 25 साल से 21 साल कर दिया गया। अमूमन शराब एक ऐसा पदार्थ है जिससे हम चाहते हैं कि हम या हमारी सोसाइटी जो है वो काफी दूर रहे और हम इससे दूर रखने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन वहीं पे दिल्ली सरकार चाहती है कि अब अगर कोई भी नवयुवक 21 साल का हो गया फिर भी वो शराब का सेवन करे ताकि शराब की बिक्री तेज हो जाए। दूसरी चीज, शराब को सोसाइटी में एक गलत तत्व के रूप में भी माना जाता है। तो अगर हर मोहल्ले में शराब की दुकानें खुली हैं तो इससे कहीं ना कहीं लोगों पे एक गलत जो है प्रभाव जरूर पड़ेगा। चलिए, ये तो बात रही कि कुछ शराब नीति को लेकर कुछ बुराइयां, लेकिन सवाल यह है कि इस बीच में मनीष सिसोदिया के ऊपर कानूनी शिकंजा क्यों कसा है। आखिर क्यों सीबीआई लगातार दबोच रही है और उनके अलग अलग ठिकानों पे छापेमारी कर रही है। तो बात यह है कि जब ये नई शराब नीति लाया गया उस वक्त
बहुत सारे लोगों को गलत तरीके से लाइसेंस बांटे गए और कुछ ऐसी कंपनियों को भी लाइसेंस बांटा गया जो कंपनियां ब्लैक लिस्टेड थी, यानी कि जिन कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था उन कंपनियों को भी इस शराब नीति के तहत लाइसेंस बांटे गए और मोटे तौर पे पैसे की उगाही हुई और यहीं पे हुआ भ्रष्टाचार दिल्ली के अंदर। तो अब जाहिर सी बात है कि जब भ्रष्टाचार होगा तो राजनेताओं के गर्दन दबोचे जाएंगे सरकारी संस्थाओं के द्वारा। पर यहां पे भी अरविंद केजरीवाल एक अलग ही नमूने व्यक्ति निकले। जब भी अरविंद केजरीवाल को यह लगता है कि उनका कोई भी नेता या विधायक या मंत्री अब कानूनी शिकंजे में फंसने वाला है तो वहां पे अरविंद केजरीवाल एक विक्टिम कार्ड खेल देते हैं। और विक्टिम कार्ड ये खेलते हैं कि पहले ही आकर बता देते हैं कि अब केंद्र सरकार जो है उनके खिलाफ साजिश कर रही है और उनके किसी मंत्री या नेता को जेल में डालने वाली हो। ठीक है, ऐसे ही हुआ था जैसे सत्येंद्र जैन पे जब छापेमारी होने वाली थी ईडी का, उससे पहले भी अरविंद केजरीवाल जो है वो इस बात को लेकर संदेश दे चुके थे कि सत्येंद्र जैन पे कार्रवाई हो सकती है। और जब मनीष सिसोदिया पे भी ये कार्रवाई चलने वाली थी तब भी जो है अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने आकर ये बात कह चुके थे। अब सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल को कैसे मालूम होता है? तो देखिए इसका जवाब यही है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो सरकारी अफसर रह चुके हैं और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भी ये काम कर चुके हैं, इसलिए उनको मालूम है कि जब भी कहीं भी करप्शन होता है या पैसे का हेरफेर होता है तो फिर सरकारी संस्थाएं किस तरीके से दबोच सकती हैं और कितने समय में किस तरीके से किसी व्यक्ति के पास पहुंच सकती है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल जो है एक विक्टिम कार्ड खेल देते हैं और अपने बचने की कोशिश कर देते हैं। लेकिन फिर सवाल वहीं पे आकर अटक जाता है कि जब भ्रष्टाचार करेंगे तो जाहिर सी बात है कानूनी शिकंजे में गर्दन फंसेगी। अगर आपको हमारी रिपोर्ट अच्छी लग रही है तो आप हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिए, शेयर करने से पहले लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। नमस्कार।